हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है सॉइल एंड वाटर केमिस्ट्री और आज हम वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट्स केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वाटर मॉलिक्यूल है वो यूजुअली दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से बना होगा। तो जो हाइड्रोजन एटम होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन एटम होगा उसमें नेगेटिव चार्ज होगा एट एन एंगल ऑफ 104.5 डिग्री। तो यहाँ ऊपर हम डायग्राम में देखते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, और जो हाइड्रोजन एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन एटम है उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O और हाइड्रोजन एटम जॉइंस ऑक्सीजन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से जॉइंट होगा और वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जॉइंट्स विद अनदर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है और ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जॉइन हुआ है तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो 104.5 डिग्री होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों रिपल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे से रिपल करेंगे। तो इसका जो एंगल होगा वो 104.5 डिग्री होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली पोलर। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो इलेक्ट्रिकली पोलर होंगे। तो अब इलेक्ट्रिकली पोलर क्या है, तो हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो नेगेटिव चार्ज है और ये जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, तो बस उसी को हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रिकली पोलर है या फिर इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है। ये वाटर मॉलिक्यूल इज सेड टू बी अ परमानेंट डाइपोल। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल है उसे परमानेंट डाइपोल भी हम बोलते हैं। तो अब डाइपोल क्या है, तो जो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स में जो चार्जेस है वो इक्वल चार्जेस है बट अपोजिट चार्ज है। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बट इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें चार्ज तो सेम है बट अपोजिट चार्ज है, एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है। तो इसीलिए ये एक परमानेंट डाइपोल है। High dipolic moment of water molecules make water an excellent solvent for ionic compound। तो इसका जो डायपोलिक मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसी की वजह से ये जो वाटर है वो एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है फॉर आयोनिक कंपाउंड। इसीलिए हम वाटर है उसको ऑलवेज सॉल्वेंट में ही रखते हैं, क्योंकि ये एक बेस्ट सॉल्वेंट है। As a solid in ice, it forms a highly ordered ice lattice with molecule। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल को हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे फ्रीज करके तो वो आइस बन जाएगा। तो वो जो आइस होगा उसमें आइस लैटिस होगा और वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डरली होगा, मतलब बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड होगा। The extremely open porous structure in ice showing low density and it floats on liquid water। तो जो ये आइस है उसका स्ट्रक्चर ओपन होगा और पोरस होगा और उसमें बहुत ही ज़्यादा बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप्स होगी, मतलब कोई एम्प्टी स्पेस होगी जिसे हम लैटिस बोलते हैं। तो उसी की वजह से जो आइस की डेंसिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी और वो जो लिक्विड वाटर होगा उस पर फ्लोट करेगी। हम देख सकते हैं कि अगर हमने कोल्ड ड्रिंक में आइस क्यूब्स डाले हो तो वो ऑलवेज फ्लोट करती है। तो बस यही रीज़न है। As ice is warmed, its hydrogen bond begins to break and each molecules move away freely। तो जैसे ही आइस को हम वार्म करेंगे या फिर उसको थोड़ा टेम्परेचर हाई करेंगे तो उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे। Thus, the density of melting ice at 0 degree Celsius is less than water। तो इसीलिए जो मेल्टिंग आइस की डेंसिटी है 0 डिग्री पर वो कम होगी वाटर से। टेम्परेचर एट 4 डिग्री सेल्सियस
density of liquid water increases due to free hydrogen bond in solution compared to the ice। तो आइस के कंपेयर में अगर हम लिक्विड वाटर को लेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो एकदम फ्रीली होगा सॉल्यूशन में। तो अब हम केमिस्ट्री ऑफ वाटर के बारे में देखते हैं। तो वाटर अ केमिकल कंपाउंड फाउंड ऑन अर्थ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो जो वाटर है वो केमिकल कंपाउंड अर्थ में ही फाउंड है और एंड इट इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। वाटर इज अ मीडियम इन विच द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कम्युनिटी लिव एंड प्रोड्यूस। तो वाटर एक मीडियम है जिसमें तो ये सारे ऑर्गेनिक कम्युनिटीज सब रहती है इसमें। वाटर इज अ फ्लूइड कंस्टिट्यूइंग ऑफ लिविंग मैटर, प्लांट्स एंड एनिमल यूज इट फॉर फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एक्सेट्रा। तो वाटर एक फ्लूइड कंसिस्टेंसी का है जिसमें जो प्लांट और एनिमल दोनों यूज करती है, प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के लिए और एनिमल मेटाबॉलिज्म के लिए। तो अब हम नेचुरल वाटर के बारे में देखते हैं। अर्थ्स वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड रिवर्स, लेक, ओशन एंड अंडरग्राउंड एक्वीफर्स। तो जो अर्थ है उसमें जो वाटर के रिसोर्सेज है वो है रिवर, लेक्स, ओशन, अंडरग्राउंड एक्वीफर्स एक्सेट्रा। और वाटर कवर्स अबाउट 3/4 of Earth's surface and is necessary element for life। तो वाटर कवर्स 3/4, तो वो 3/4 अर्थ सरफेस को कवर करती है, मतलब 3 पार्ट वाटर का है और 1 पार्ट लैंड का है। During their consistent cycling between land, the ocean and the atmosphere, water molecules passes repeatedly through solid, liquid and gaseous phase, that is ice, liquid water, water vapor, but the total supply remains fairly constant। तो जब constant cycle प्रोसेस होती है जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो जब ये कांस्टेंट साइकिल होती है बिटवीन लैंड, ओशन एंड एटमॉस्फेयर, तो तब वाटर मॉलिक्यूल है वो रिपीटेडली उसका अपना स्टेट बदलता रहता है। कभी वो सॉलिड में होगा, कभी लिक्विड में होगा या फिर कभी गैसियस फेस में होगा। जैसे कि अगर सॉलिड में हुआ तो वो आइस होगा, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जब लिक्विड हुआ तो उसको थोड़ा टेम्परेचर मिला तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। तो इसी तरह साइकिल कंटिन्यू रहती है, बट उसका जो टोटल सप्लाई है, मतलब टोटल वाटर क्वांटिटी है, वो फेयरली कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब हम इस साइकिल को देखते हैं। तो इस साइकिल में देखते हैं कि जब प्रेसिपिटेशन होगा तो कुछ जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो प्लांट ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो जो बचा हुआ वाटर होगा वो यूजुअली रन ऑफ होके रिवर्स में आएंगे। तो रिवर्स में से ये वाटर होगा वो नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगा और ये डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स में से फिल्टर होके वो ग्राउंड वाटर में जाएगा। तो ग्राउंड वाटर में जाने के बाद ग्राउंड वाटर में और कुछ जो रिवर्स में होगा वो जब सन का रेडिएशन उस पर पड़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो वाटर होगी वो वेपर्स में कन्वर्ट होगी। तो वेपर्स में कन्वर्ट होके वो अब एटमॉस्फेयर में जाएंगी। बट जब ये रिवर है वो अब जब और ज़्यादा रन ऑफ होगा और जब वो ओशन में मीट होगा तो ओशन में क्या होगा कि ओशन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जो वाटर होगा वो बहुत ही ज़्यादा इवोपरेट होगा। तो ओशन में इवोपरेट बहुत ज़्यादा होगा बट प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होगा, इसीलिए ओशन का जो वाटर है वो यूजुअली सॉल्टी होता है। बट रिवर में क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होगा और इवोपरेशन बहुत कम होगा, तो इसीलिए जो रिवर वाटर है वो उसमें सॉल्ट बहुत ही कम होता है। तो फिर से जब ये इवोपरेशन हो गया तो वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए और क्लाउड्स में एक बार कन्वर्ट हुए, फिर जब कंडेंसेशन हो गया एंड फिर जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो वो फिर से प्रेसिपिटेशन होके वापस से रिवर्स में जाएंगे और रिवर्स में से वापस नीचे कुछ वाटर होगा वो ग्राउंड वाटर में जाएगा या फिर कुछ रन ऑफ होके ओशन में जाएगा और फिर वापस से इवोपरेशन होगा एंड देन अगेन प्रेसिपिटेशन। तो ये साइकिल कंटिन्यूस रहेगी।
तो अब हम सरफेस वाटर के बारे में देखते हैं। द ultimate course of rain or melting snow depends on the nature of the terrain over which it flows. तो कोई भी प्रेसिपिटेशन होगा या फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन या और मेल्टिंग स्नो, तो वो प्रेसिपिटेशन होगा वो जो सरफेस है जहाँ प्रेसिपिटेशन हुआ है उस पर डिपेंड होगा उसका फ्लो। तो इन एरिया कंसिस्टिंग ऑफ हार्ड पैक्ड क्ले वेरी लिटिल वाटर पेनिट्रेट्स द ग्राउंड, तो कोई ऐसी एरिया में जहाँ पर जो उसका सरफेस है बहुत ही हार्ड है या फिर उसमें जो क्ले सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा पैक्ड है, तो उसमें जो वाटर होगा वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ग्राउंड में, तो बहुत ही कम वाटर होगा, वो ग्राउंड वाटर बनेगा। इन दिस केस द वाटर जनरेट्स रन ऑफ, तो जब ऐसी कोई केस आएगी तो जो वाटर होगा वो आगे फ्लो होगा, उसे हम रन ऑफ बोलेंगे। तो दी रन ऑफ कलेक्ट्स इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, तो ये जो रन ऑफ होगी वो अलग अलग स्ट्रीम्स में या फिर रिवर्स में जाएंगी। The rivers empty into bays and estuaries and the water ultimately returns to the sea, completing one major phase of hydrological cycle. तो फिर जो ये रिवर होगी वो फाइनली जाकर कोई बेस में या फिर एस्टुरीज में या फिर कोई ओशंस में जाके वो एम्प्टी होगी, तो और वो फाइनली एक साइकिल कंप्लीट करेगी। As water runoffs along the surface, suspended particles of sand and soil creates सील्स इन द सरफेस वाटर, तो जैसे जैसे जो ये वाटर है वो रन ऑफ होगा, मतलब वाटर फ्लो होगा सरफेस से, तो उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स और सैंड्स और क्ले है वो एक सिल्ट बनाएंगे सरफेस पर, मतलब जो सैंड पार्टिकल्स और कहीं ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो ग्राउंड पर वो नीचे जाकर सेटल हो जाएगी और ऊपर का जो वाटर होगा वो सरफेस वाटर को और वो सरफेस वाटर क्रिएट करेगी। इन एडिशन द स्ट्रीमिंग एक्शन इरोड्स रॉकी सरो, कभी कभी जो वाटर की जो स्ट्रीम होगी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट या फिर फोर्स में होगी, तो वो कोई भी रॉक को अच्छे से ब्रेक कर पाएगी, तो वो जब रॉक ब्रेक होगा तो उसमें और ज़्यादा सैंड प्रोड्यूस होगी। As surface water flows over rocks, it edits the water. तो जैसे ही वो surface water flow होगी रॉक पर, तो एक स्प्लैश क्रिएट होगा, तो उसी स्प्लैश की वजह से जो एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो वाटर में ट्रांसपोर्ट होगा और वाटर को एरिएट करेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फ्रॉम एरिया प्लस सनलाइट सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म। तो जब ये ऑक्सीजन और जब ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो ऑलरेडी जहाँ रन ऑफ हो रहा है उस एरिया पर प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, तो जब ये दोनों मिक्स होंगे और जब सनलाइट भी इंक्लूड करेंगे, तो इसी के वजह से जो सरफेस वाटर होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें लाइफ फॉर्म्स फाउंड, बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। Examples: algae, fungi, bacteria, small crustaceans, etc. Over a long time period, surface water chemistry varies with the season. तो बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद जो surface water होगा उसमें seasons के वजह से variations आएंगे। During period of high rainfall, high runoff occur. तो जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी तो जो रनऑफ होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, और जब रेनफॉल बहुत कम होगी तो रनऑफ बहुत कम होगा। तो दिस कैन हैव अ फेवरेबल और अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। तो ये सीजनल वेरिएशन की वजह से जो फेवरेबल या फिर अच्छी या फिर फेवरेबल कंडीशन या फिर कोई अनफेवरेबल कंडीशन होगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पर इम्पैक्ट करेगी। जैसे जब हाई रेनफॉल हुआ तो वाटर की जो वाटर होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, बट कम रेनफॉल में बहुत ही कम वाटर होगा। अब हम ग्राउंड वाटर के बारे में देखते हैं। वाटर दैट फॉल्स ऑन पोरस टेरर सच एज सैंड और सैंडी लूम ड्रेन्स एंड परकुलेट इनटू द ग्राउंड। तो जो वाटर होगा वो जब सरफेस पर फॉल करेगा तो जो उसमें जो सैंड और या फिर सैंडी लूम प्रेजेंट होंगे तो उसमें से जो वाटर होगा वो नीचे ग्राउंड में जाकर स्टोर होगा, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं।
In this case, the water encounters a wide variety of mineral species arranged in complex layer और strata. तो इस केस में जो वाटर होगा उसको बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ में जो मिनरल्स होंगे वो अरेंज होंगे। ये डायग्राम में हम देखते हैं कि ये जो वाटर ऊपर से जब नीचे जाएगा तो उसे बहुत सारे लेयर्स को पार करके जाना होगा। पहले सॉइल है, फिर सैंडस्टॉर्म है, तो उसमें से जब वाटर पास होगा तो वो एकदम फिल्टर वाटर जाके नीचे स्टोर हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड कंटामिनेंट्स बिकॉज दे आर फिल्टर्ड एज दे मूव थ्रू स्ट्रेटास। तो ग्राउंड वाटर होगा उसमें सस्पेंडेड कंटामिनेंट्स बहुत ही कम होंगे क्योंकि वो जैसे ही नीचे जाएगा वैसे वैसे वो फिल्टर भी होता जाएगा। As groundwater encounters different minerals, it dissolves them according to their solubility characteristics. तो जैसे जैसे ग्राउंड वाटर नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे उस पर जो मिनरल्स होंगे, जो डिफरेंट लेयर्स में जो मिनरल्स होंगे वो उसको भी साथ में डिसॉल्व करता जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर सॉलिबिलिटी। मतलब अ गुड एग्जांपल इज द रिएक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर विथ लाइमस्टोन। तो जो ग्राउंड वाटर है वो जब लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब उसमें डिसॉल्व होगा। तो जो लाइमस्टोन है वो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर हुए वो डिकम्पोज हुए तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड which forms carbonic acid when dissolved in water। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ वो जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो कार्बनिक एसिड बनाएगा। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बनिक एसिड हुआ वो एक एसिड आया, और जो हमने ऊपर देखा था जो ग्राउंड वाटर है वो लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट किया तो वो एक बेसिक वाटर बना। ओके, तो जो ये कार्बनिक एसिड का एसिड और जो ये लाइमस्टोन का बेसिक, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो उसका जो रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो सॉल्ट प्लस वाटर होगा। तो जो सॉल्ट होगा वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा और वाटर होगा। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट किया तो उसमें सॉल्ट प्लस वाटर बना। तो जो सॉल्ट हुआ वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हुआ। ओके, तो ये जो रिएक्शन हुआ उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो दिस सॉल्ट कॉजेस हार्डनेस इन वाटर नॉट सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, फॉर एग्जाम्पल बॉयलर्स। तो ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ उसी की वजह से जो वाटर है उसमें हार्डनेस आएगी। ओके, जैसे कि हम हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर बोलेंगे, तो बस वो सॉल्ट की वजह से ही जो वाटर हुआ वो हार्ड हो गया, और ये वाटर हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं करते। तो लाइमस्टोन इज पोरस। तो जो लाइमस्टोन है वो पोरस है, कंटेन्स मोर हॉल एंड चैनल्स कॉल्ड इंटरस्टिसेस। तो ये जो लाइमस्टोन है उसमें बहुत छोटे छोटे होल या चैनल्स हो गए उसे हम इंटरस्टिसेस बोलते हैं। तो लाइमस्टोन फॉर्मेशन कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आर कॉल्ड एक्वीफर्स। तो जो लाइमस्टोन है उसमें जो वाटर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में जब वाटर स्टोर होगा तो उसे हम एक्वीफर्स बोलते हैं। If a well is drilled into a limestone aquifer, the water can be used for domestic and industrial purpose। तो जो वाटर जब हम कोई भी वेल मतलब कुआ बनाएंगे कोई भी लाइमस्टोन एक्वीफर्स में, तो जो ये वाटर उसमें प्रेजेंट होगा उसे हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट करने से पहले हमें क्या करना होगा कि यूज़ करने से पहले हमें जो ये वाटर होगा उसमें से हमें हार्डनेस को रिमूव करना होगा। तो पहले उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना होगा, फिर ही हम इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ड्यू टू द हार्डनेस ऑफ वाटर इट रिजेक्ट, सेम वही मैंने बोला। बट हमने देखा कि ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता। बट क्यों नहीं होता? तो क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें हम बड़े बड़े बॉयलर्स देखते हैं। तो ये जो बॉयलर्स है उसका काम ही है कि बॉयल करना। ओके, तो जब ये हार्ड वाटर वो बॉयल करेगा तो जो बॉयलर्स के जो सरफेसेस है, साइड्स पूरा जो सरफेस है उस पर जो ये सॉल्ट होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे जैसे हम उस वाटर को बॉयल करेंगे तो उसकी जो सरफेस है वो एकदम सॉल्ट से पूरी पैक्ड हो जाएगी। तो जब
तो धीरे धीरे हमें जो फ्यूल डालना पड़ेगा उस बॉयलर में हीट देने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो सॉल्ट भी एक्यूमुलेट होती जा रही है। तो जो सॉल्ट, तो बॉयलर को गर्म करेंगे, फिर जो ये सॉल्ट एक्यूमुलेट हुआ उसको भी गर्म होगा, तो फिर उसको भी गर्म करेंगे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपका फ्यूल भी जाएगा और बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें जो हार्ड वाटर है वो यूज़ नहीं करते, बट सॉफ्ट वाटर यूज़ करते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर यूज़ करने से हम उसका कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, और इसका जो मेंटेनेंस होता है बॉयलर्स का मेंटेनेंस वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Okay, this was it for today. Thank you so much. Hope you gained some knowledge and may some of your concept gets clear. You can also follow us on our Instagram channel as we are posting our quiz session, and notes are also being posted there. And also you can go and join our Telegram group, where we are posting the notes in the PDF form for better quality. If you are new to this channel, do subscribe to our channel for more such videos. We will